एक जो टूल्स की बात किया उसने, और खास करके एफपीओ के ऊपर कि इसको किस तरह से किया जा सकता है, तो मैकेंजी का जो फ्रेमवर्क्स जो प्रोवाइड स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी थी, उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ग्रोथ के लीवर्स कितने हैं। उन्होंने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइंस करने के लिए प्रयास किया, और वैल्यू डिलीवरी के ऊपर उन्होंने ऑप्टिमाइज किया। इन चीजों के ऊपर काम करने के बाद क्या रिजल्ट्स आए, आपको आगे स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। जब इन्होंने ये सारी चीजों को अप्लाई किया, तो वो जो रिसोर्स एलोकेशंस थे, जो उनके पास इतने बड़े रिसोर्सेस हैं फार्मर्स के पास, वो सारे वहां पे अप्लाई हो गए। और उसके अलावा जो उनके परफॉर्मेंस थे, उनको किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना था, उसके ऊपर अप्लाई हो गए। और ये करने के बाद फिर बिजनेस को जब स्केल अप कैसे किया जा सकता है, उनके ऊपर उन्होंने फोकस करके इस टूल्स को बनाया और उसको अप्लाई करा करके किसानों को फायदा पहुंचाया। तो इसका रेलेवेंस इस तरह से है कि एग्रीकल्चर जो एंटरप्राइज है, वो बहुत ही थिन मार्जिन में काम करती है। ये इंडस्ट्री जो है, किसान परेशान रहते हैं, और इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ कंपनी होती हैं फैमिली ओन्ड कंपनी होती हैं, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में स्टेक होल्डर्स ज्यादा होते हैं। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस में आ जाती हैं, क्योंकि वो मार्जिन उसमें ज्यादा नहीं है और स्टेक होल्डर्स इसमें ज्यादा है। तो इन्होंने इसको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दे करके इसको किस तरह से कौन सी चीज को पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इसकी प्रायोरिटीज को सेट कर दिया। और उनका जो मुख्य रूप से जो फोकस था, वो ये था कि आप पहले खर्चे को कम कैसे कर सकते हो, वो फोकस करो। फिर आप उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर काम करो। और तीसरा था मुख्य रूप से आप उसकी वैल्यू चेन को विकसित करो, क्योंकि आपकी जो ये है वो किस तरह से वैल्यू ऐड कर रही है, वैल्यू चेन डेवलप करने में किस तरह से काम होगा। अकॉर्डिंग टू नबार्ड 2023 में जब एफपीओ ने जो स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो बताया गया है, उसको इस्तेमाल करने के बाद करीब 2.5 टाइम्स उसका जो है ग्रोथ बढ़ गया। उसके मेंबर्स के इनकम बढ़ गए, 2.5 गुना मेंबर्स के इनकम बढ़ गए। तो ये जब इंटरनेशनल कंपनीज जब उसको स्टडी करती हैं, तो उसको प्लानिंग करती हैं, प्लानिंग करके उनके कुछ टूल्स निकालती हैं, और जो उसके लिए सुटेबल होगा उसके ऊपर काम करके इनको बेहतरीन बनाने का, प्रॉफिट बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो 7 फ्रेमवर्क्स जो इनके थे, तो उसमें जो 7 मॉडल्स जो थे ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट में जो काम करते हैं, उसमें एक तो था स्ट्रेटजी, दूसरा था स्ट्रक्चर, तीसरा था उसमें सिस्टम, चौथा था शेयर्ड वैल्यू, पांचवा था उसमें स्टाइल, छठवां था उसमें स्टाफ, सातवां था उसमें स्किल। तो ये मुख्य रूप से ये 7 फ्रेमवर्क्स थे, और जिसके ऊपर उसने काम करके अपना ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि आप इसके साथ अलाइन कीजिए चीजों को, तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। स्ट्रेटेजी में उन्होंने क्या किया कि आपको पहले तो मार्केट एक्सेस होना चाहिए, तो उसके ऊपर अध्ययन किया और उनको बताया कि किस तरह से आपका वैल्यू एडिशन होगा, आप उसको स्ट्रेटेजी कीजिए। क्योंकि जो है रणनीति अगर आपने अच्छी नहीं बनाई है, तो कितना भी बढ़िया आप काम कर रहे हो, फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर उन्होंने स्ट्रक्चर बोर्ड के ऊपर काम किया, क्योंकि आप जो है खाली बोर्ड जो है कोऑपरेटिव होता है, और आप उसको अगर प्राइवेट लेड एंटिटीज की तरह अगर आप चलाओगे, तो आप ज्यादा सक्सेस इसमें पा सकते हो। तो वो चीजों को उन्होंने इसमें आइडेंटिफाई करके बताया। फिर बताया कि आप पूरा जब बिजनेस कर रहे हो, खास करके एफपीओ का, तो इसमें सिस्टम्स कैसे काम करेंगे। तो आप जो है, आप सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंजिंग हो रहा था उसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रैकिंग नहीं हो रहा था, कि किसान ने कर दिया और उसके बाद वो क्या हो रहा है उसका उसको समझ में नहीं आता था। और जो पेमेंट था वो मैनुअल सिस्टम था, तो उसमें दिक्कतें आती थी, वो किसी को दिया किसी को नहीं दिया, चैलेंजिंग होती थी। अब उसको डिजिटाइजेशन अगर आपने कर दिया,
तो जो डिससेटिस्फैक्शन है वो खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाएगा, और लोगों को जो पेमेंट की मेथोडोलॉजी है उससे संतुष्टि होगी कि हमारा पेमेंट कब अप्लाई किया, कब मिल गया, अगर उनका आपके पास भी रिकॉर्ड बना रहेगा और उनको भी उसका फायदा मिलता रहता है। फिर उन्होंने जो शेयर्ड वैल्यूज में बात किया, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात किया कि आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस में उसमें आप जो है बताइए, क्योंकि अपने जो आप काम कर रहे हो वो आपके किसानों को हर मल्टी लेयर जो है वैल्यूज शेयर होनी चाहिए, तब जा करके लोगों को समझ में आएगा कि ये क्यों होना चाहिए। अब आया कि जो है लीडरशिप किस तरह से होनी चाहिए। तो दो तरह की लीडरशिप होती है, एक तो पार्टिसिपेटरी होती है, दूसरा होता है डायरेक्टिव लीडरशिप। तो आप इसमें से सिचुएशंस को देख करके आप उसको अडॉप्ट कीजिए कि आप डायरेक्टिव जो है लीडरशिप को देंगे तो काम आपकी जो है कभी कभी बहुत आसानी से, छोटे काम है तो हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने उसको पार्टिसिपेटिव बना दिया तो हर आदमी उसमें जब पार्टिसिपेट करता है तो जिम्मेदारी को खुद को ओन करता है। तो वो होता है एक जो है अलग तरह का लीडरशिप। इन चीजों के ऊपर उसने काफी अध्ययन किया। बाद में देखा कि जो है वहां पे जब आप एम्प्लॉय रख रहे हो वो कहाँ के लोग हैं। अगर आपने लोकल एम्प्लॉय को रखा तो वो जो है आपको ज्यादा ये होगा, उनको भी फायदा होगा और कंपनी को। तो आप वहाँ पे इसने एडवाइस किया कि आप लोकल जो वहाँ का यूथ है, नौजवान है, उनको लीजिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो औरतें हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं उनको आप अपने साथ जोड़ लीजिए तो आपका फायदा हो जाएगा। फिर आती है जो है ये सारी चीज करने के बाद स्किल, उनके अंदर अगर ट्रेनिंग नहीं दिए हो, एग्री टेक्नोलॉजी टेक का नॉलेज उसके अंदर आपने इम्पार्ट नहीं किया है, एम्प्लाई हो चाहे फार्मर हो चाहे बोर्ड के डायरेक्टर्स हो, मल्टी लेयर्स हैं उनमें अगर आपने नहीं किया है तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए उनके स्किल्स के जो नॉलेज है उनको तैयार कराया गया और फिर ब्रांडिंग पे काम किया। ये थे उनके 7 टूल्स जो मैकेंजी ने अप्लाई किए, और ये इससे 64% सक्सेसफुल एफपीओज ऐसे हो गए ये अप्लाई करने के बाद। ये रिव्यू आया था एसएफएसी का 2022 में, जो कि इंटरनल अलाइनमेंट अक्रॉस एटलीस्ट 5 ऐसे चीजों को आप जब करते हो तो फायदा होता है। अब होता है नेक्स्ट क्या होता है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। ये दूसरी टेक्निक थी जिसको अप्लाई करना था वहां पे, जिसका कि आपको ओवरलैप और गैप में उसका फायदा क्या हो सकता था। तो जो ये टेक्निक अब उन्होंने जब अप्लाई किया तो देखा कि आप देखो कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक की आइडिया अलग है, आइडिया टू अलग है, और दोनों को अगर आपने देखा तो उसमें क्या इंक्लूसिव हो गया, कौन सा नॉट इंक्लूसिव हो गया, वो चीजें जो है निकल करके आ जाती हैं। एफपीओ ने प्लानिंग क्या किया, जस्ट टू अवॉइड डुप्लीकेसी, जो काम हो रही थी उसको जो है आप अवॉइड करो। एक ही काम कई लोग कर रहे हैं उसमें चूंकि आपकी क्लैरिटी नहीं है तो उसकी वजह से आपको काफी जो है काम का डुप्लीकेसी हो रहा है। कि जब जो काम एक आदमी को करना है वही 3 आदमी कर रहे हैं और बाद में कंफ्यूजन भी कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो वो चीज को उन्होंने ये किया कि आप डुप्लीकेसी को खत्म कर दो। ओवरलुक्ड जो एरिया थे उसको जो है ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए कि जो अनदेखा रह गया। तो वो सारी चीजों पे ऊपर फोकस लाना था, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। अब ये हो गया कि जब उन्होंने ये कर लिया तो सॉर्टिंग प्रोडक्शन एरिया जो है अब वो उन्होंने कैटेगराइज, उसको अलग अलग कैटेगरी में ले लिया जब एमईएससी कैटेगरीज में। तो उससे क्या हो गया, जैसे कि खास करके ग्रेन हो गया उसको अलग कैटेगरी कर दिया। जो वेजिटेबल्स टाइप के फ्रूट्स हैं जो कि जिनका पेरिसेबल है, जल्दी खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, या जो उनकी जो प्रोसेसिंग का था, इन लोगों को अलग अलग करके उनका फोकस चेंज कर दिया। और उसका जो है फिर सेगमेंट जो उसके बायर्स के चैनल्स थे और जो उनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी थी या उसकी सब्सिडी का एलोकेशन था उसको इफिशिएंट बना दिया, क्योंकि हर सेगमेंट का अलग अलग तरीके से डील होता है, तो सबका फायदा अलग अलग तरीके से मिलता है। तो ये फोकस से उनको जबरदस्त फायदा हो गया। एप्लीकेशन अगर इसका अगर देखें तो एक मध्य प्रदेश का एफपीओ जिसने रीस्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन इनटू 3 नॉन ओवरलैपिंग बिजनेस यूनिट्स में किया।
जिसमें उसने ग्रेन्स, पल्स और डेयरी इनके ऊपर उसने जब काम किया, जब उसने 38% इन लॉजिस्टिक इफिशियंसी बढ़ा दिया उसने, तो आपकी इफिशियंसी लॉजिस्टिक बढ़ने से आपकी वो सीधी जो है कास्ट कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। जो इन्फ्लुएंस मॉडल थे उसके मैकेंजी के, वो क्या थे, उन्होंने जो काम किया वो खास करके इस पे भरोसा किया कि किस तरह से उनके जो इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। तो उन्होंने रोल मॉडलिंग तैयार किया। रोल मॉडलिंग में उन्होंने क्या किया कि आप जो है, एक तो जो बोर्ड है उसमें तो है ही, एफपीओ का बोर्ड में किसान तो रहते ही हैं। फिर जो फार्मर्स हैं उनको जो मुख्य रूप से जो आगे फ्रंट लाइन फार्मर्स है, जो अग्रणी हैं, जो समझदार हैं, जो तेजी से काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना करके दिया। बोला इनकी प्रैक्टिसेस करो, आप इस तरह से काम करो तभी आपको फायदा होगा। तो वो जो है, जो एसओपी एक बार बन गया तो एक किसान जैसा करेगा दूसरा भी वैसे ही करेगा। तो जो लीडर थे किसानों के उनको पहले वो सिखा दिया गया, और उनकी जो टेक्निकल फर्स्ट प्रैक्टिसेस थी वो उनसे सिखा करके उनको आगे बढ़ाया गया। अब आया कि ये तो ठीक है, बट आगे कैसे होगा। तो आप जो नॉलेज है उसको आपको फोस्टरिंग करना था, और उनके अंदर कन्विक्शन लाना था कि कैसे आप काम करोगे, कैसे इसका फायदा होगा। तो उसके लिए आपको किसानों को एजुकेट किया गया कि आप जो है इसको करने से लॉन्ग टर्म क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो वो करने के लिए वो ग्रुप में या इंडिविजुअली उन सारी चीजों को उनको सिखाया गया। देन अब आ गया कि उनको टैलेंट की डेवलपमेंट कैसे की जाए, स्किल बिल्डिंग की जो बात आती है, जिसमें कि खास करके आपको मार्केट में आप बेचने तो जा रहे हो, आपको निगोशिएशन नहीं आता है तो आपको कोई जो है अच्छे चीजें जो है मार्केट में अच्छे दाम पे आप नहीं बेच पाओगे। तो आपको मार्केट का निगोशिएशन स्किल सिखाया जाता है। दूसरा, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ग्रेडिंग के स्टैंडर्ड्स आपको समझाया गया। और देन आपको आया कि आप जो है ब्रांडिंग करो, अपनी ब्रांड को तभी मजबूत कर पाओगे जब आपकी क्वालिटी अच्छी है और उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी हुई है, और आपकी जो है डिलीवरी और टाइमिंग सब सारे प्रोसेस काम करने लगे। अगला हुआ कि जो है आप कैसे रीइंफोर्स करोगे जो है फॉर्मल मैकेनिज्म को। तो आप इसको स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने बोनस का सिस्टम बनाया कि आप इसको सारी चीजों को बेंच मार्किंग करो और उसके साथ जो है इंसेंटिव और बोनस को लिंक कर दो, क्योंकि आपका अच्छा काम होगा तो आपको बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, और जिससे कि जो है आपको फायदा होगा। ये उन्होंने लिंक कर दिया, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करा करके इस मॉडल से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया लोगों को, और उसका जबरदस्त फायदा मिला उन्हें। इसका एक एग्जाम्पल है कि अमृत कृषि विकास एफपीओ एक बिहार का था। उसने जो है इस मॉडल को अप्लाई किया, और 10 लीड जो किसान थे उनको उनके ऊपर उसने अप्लाई किया, जिसने कि जो रीजनल जो एक्सपोज थे वो वहाँ पे ले गया। एग्रीकल्चर एक्सपो लगा हुआ था, वहाँ पे 10 लीडर्स को ले जा करके वो दिखाया सिखाया कि कैसे कैसे काम करना है, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में कैसे उसको सेशंस थे वो सारी चीजें उसको सिखाया। हाइजीन वगैरह के ऊपर दिखाया कि साफ सफाई की बेंचमार्किंग करने से कैसे इसका फायदा होता है। ये जो है 10 महीने के अंदर ये कंप्लीट होने के बाद 46% का उसके अंदर ग्रोथ हो गया, और जो है करीब उसकी प्रोडक्टिविटी 19% बढ़ गई। तो आपको ट्रेनिंग देना ऐसे लोगों को जो लीडर हैं, आगे फ्रंट लाइन में काम करना चाहते हैं, और उनका फायदा उठा करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगला था कैटेगरी जो है वो जो है हॉरिजन ग्रोथ मॉडल, जिसमें 3 हॉरिजन बना दिया उन्होंने, और उसको किस तरह से काम करना था। तो हॉरिजन 3 में क्या किया उन्होंने, सिर्फ बोला कि आप वैल्यू एडेड, आप इनोवेशंस के ऊपर काम करो। ऐसा काम किया कि जो रेडी टू कुक है ऐसा आइटम बना दिया उन्होंने, और वो या ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर काम किया। तो वैल्यू एडेड आपका इनोवेशन हो गया। देन हॉरिजन 2 में उन्होंने जो काम किया वो किया कि जो सेमी प्रोसेसिंग या पैकेजिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर काम किया। और थर्ड जो हॉरिजन 1 था वो कोर ऑपरेशंस की बात की, जहाँ पे जैसे आप एग्रीगेटिंग जो प्रोड्यूस था उसको आपको जो है ठीक करने का था, एग्रीगेट करना था, छांटना था, साफ सफाई करना था, उन सारी चीजों का।
तो इसको कैटेगराइज करके जो है हरिजन में उसके ऊपर काम करवाया। और इसमें जो एग्जांपल्स है कि आपको भूमि एग्रो एफपीओ था गुजरात का लॉन्च जो है, और उसने हर्बल टी के ऊपर काम किया हरिजन 3 में। जब वो स्टेबलाइज हुआ, और डेयरी डिस्ट्रीब्यूशन हरिजन 1 पे काम किया, और ये दोनों ने जो लीडिंग जो है 40% प्रॉफिट उनका बढ़ गया। 18 महीने के अंदर जो है इनकी प्रॉफिट जो है 40% बढ़ गई। तो ये सब एग्जाम्पल है, सिर्फ ये सब बड़ी कंपनियां हैं, ये सिर्फ जो है बातें नहीं करती हैं, वो केस स्टडी सेट करती हैं और उसके बाद बताती हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू क्रिएशन फ्रेमवर्क, कैसे वैल्यू क्रिएशन कैसे करोगे। तो आप देखोगे कि जो है एक तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉइज के अंदर वैल्यू क्रिएट हो जाए। एम्प्लॉय को लगे कि नहीं हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा वैल्यू क्रिएशन होता है कस्टमर्स के लिए, जो आपके साथ लगा हुआ है, जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको भी एक कुछ ऐसा वैल्यू लगना चाहिए कि यस ये इसके अंदर जो है हम जो काम कर रहे हैं सिर्फ जो है प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो है समाज के लिए भी वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। और तीसरा था कि आपके जो बिजनेस में आपका जो है जो इन्वेस्टर है वो किस तरह से जो है उसको वैल्यू क्रिएट हो रहा है इन्वेस्टर्स को। तो इन चीजों को जब आप वैल्यू क्रिएशन बिजनेस में करते हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ जाता है और बिजनेस सस्टेनेबल होने लगता है। कास्ट इफिशियंसी, क्योंकि जब तक कोई चीज आपके कंट्रोल में है वो जो है कास्ट है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, और वो कंपटीशन में आपको अगर जीतना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीजों को कास्ट इफेक्टिव बनाओ। तो उसमें क्या किया कि आपने जो है शेयर लॉजिस्टिक्स तैयार कर लिया। आप अकेले करने के बजाय छोटा छोटा करने में आपको कास्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बड़ा सा किया और लॉजिस्टिक्स को शेयर कर दिया। तो यहाँ पे कास्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कास्ट कम हो गया। आपका जो कोल्ड चेन है वो आपने सोलर कोल्ड चेन का इस्तेमाल करके वहां पे कास्ट इफेक्टिवनेस आपने बढ़ा लिया। अब रेवेन्यू बढ़ाना था, कास्ट आपने कम कर लिया, और आपका टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। आपने मार्केट से जो है लिंकेज चालू कर दिए, बड़े बड़े लेवल पे डील चालू कर दिए। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में आप खाली जो है इस तरह से नहीं बेच रहे थे, बड़े बड़े लेवल पे ले जाकर के आपका उसका लिंकेज हो गया और बल्क डीलिंग चालू हो गई। तो ये क्या किया कि छोटे छोटे टुकड़े में बेचने से बड़े बड़े में बेचना चालू किया, और इससे रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ गया। अब उसके बाद आती है कि आपका काम तो बढ़ता जाएगा, लेकिन आपकी जो है कैपेबिलिटी जो है डेवलप अगर नहीं होगी तो आगे चल करके फिर से फेल हो जाओगे और ज्यादा नुकसान